it's important grade for us as we are right now at class 12th, which is a very important grade for us, and it is important to understand the demand of every subject. Like, if whatever the subject, whatever the stream we have chosen it, but the most important thing is to understand the actual demand of boards as well. So sometimes it happens कि core subjects are quite tougher, and in order to tackle that tougher side we have to maintain the pace of syllabus. और syllabus की pace कौन संभालता है? मतलब एक ऐसा समझो कि अगर ये थ्रू आउट, अगर एक पूरा मैच है, अगर क्लास ग्रेड 12 अगर थ्रू आउट अपनी में ही एक मैच है, तो इस पूरे मैच में इस पूरे टूर्नामेंट में जो एक होता है ना, एक फिनिशर, वो काम लिटरेचर का होता है. सो इन ऑर्डर टू फिनिश द गेम प्रॉपरली, the striker or the sixth or seventh batsman should be skilled enough to take the game to that particular level. So ये important होता है कि हम उस गेम को, एग्जाम्पल उस गेम को या फिर इस पूरे ग्रेड को कैसे फिनिश करते हैं. सो इन ऑर्डर टू compete with all, हमको हमारी फिनिश लाइन टच करना है, उसमें लिटरेचर का बहुत बड़ा हाथ है. तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि उस टफर साइड को टैकल करते हुए हमको ये बूस्ट देगा, जो कि बहुत अच्छा है. तो सिंस इट्स अ बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, अब देखो यार, दिस इज़ बिगनिंग, बट हाउ मच आयरॉनिक इट इज़ कि द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ अ लास्ट लेसन. अब देखो, हर एक टाइटल का सिग्निफिकेंस होता है. देयर इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑल्सो. समटाइम्स होगा क्या कि क्वेश्चन में फ्रेम भी होता है, क्वेश्चन इस तरह फ्रेम भी होते हैं कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर विच इज़ बीइंग रिटन बाय XYZ ऑफ द ऑथर. तो इस सिग्निफिकेंस को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो नाम है वो उसके काम से विपरीत है, और कई बार ऐसा होता है कि काम उसके नाम के तहत है, उसके साथ चलता है, पर वो हम समझ पाते हैं जब उस व्यक्ति को जानते हैं. वैसे कैसे पता चलेगा? वैसे ही इस पूरे चैप्टर को अगर हम समझेंगे तब जाके पता चलेगा इसका नाम कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सिग्निफिकेंट है. तो यार, अल्फोंसो डॉडेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कई बार अगर आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करते हो, अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो और ऑथर का नाम लेते हो, तो इट creates a good impact on the inside the mind of examiner, which is quite fruitful for you, and थोड़ा सा अच्छा लगता है. मतलब हो सकता है कि एग्जामिनर आपको नंबर थोड़ी से ज़्यादा दे दे. तो अल्फोंसो डॉडेड, ही इज़ अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रूशियन वॉर. ये पूरा चैप्टर जो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. और जैसा कि इसमें लिखा है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत प्यारा है. तो इससे ये समझने में आता है कि अल्फोंसो डॉडेड एक इम्पैक्टफुल राइटर है. वो लेंदी, वास्ट, बड़े चैप्टर्स पे ध्यान ना दे करके छोटे चैप्टर्स पर अपनी बात समेटने का काम करते हैं. एंड दिस शोज द परफेक्शन ऑफ ऑथर कि कैसे वे एक छोटे से छोटे चैप्टर में भी एक बड़ी सी बड़ी बात कहकर निकल जाते हैं. तो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादातर क्या होगा आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ये वर्ड्स या ये फ्रेजेस बहुत काम आते हैं. जैसे इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, counted on, thumbled at the edges, in unison, a great bustle, a reapproach ourselves with. तो इनमें से जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जब भी ये फ्रेज आए, वी हैव टू अंडरलाइन दोज फ्रेजेस और गो थ्रू द पैराग्राफ. अपने आप समझ में आएगा कि इन फ्रेजेस का इम्पैक्ट क्या है उस पूरे सीन में. तो ये है कि ये पूरा चैप्टर सीन्स में डिवाइडेड है. तो हमको इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट करना होगा, इमेजिनरी एक प्लेस बनानी होगी जहाँ पर हम इन सभी सीन्स को शूट कर सकें. जैसे जैसे हम अपने सीन्स को शूट करेंगे, वैसे वैसे ही चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाएगा. शुरू करते हैं यार. ये स्टोरी एक बच्चे की है, और वो एक ऐसा बच्चा है जिसने अपनी लैंग्वेज को उतना
सिग्निफिकेंस नहीं दिया, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसके चलते एट लास्ट उसको अपनी लैंग्वेज मतलब अपना अस्तित्व खोना पड़ रहा है। इससे वो बहुत ज़्यादा हताश है और सोच रहा है कि काश वो अपनी लैंग्वेज को अपहोल्ड कर पाता, पर नहीं कर पा रहा है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी लैंग्वेज को नहीं संभाल पाया और कोई और आके उस चीज़ को ले गया एंड दे गॉट द फेम इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड the beneficial entities of our language, whatever the expertise we have, but it is very important for us to hold that fruitful essence of it, ताकि हम उसके एक तरह से पेटेंट मालिक बन सकें। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मीन्स वो सुबह बहुत लेट शुरू हुआ, स्कूल जाने के लिए लेट उठा, वो स्कूल जाने में लेट हो रहा है। ये सीन ऐसा है कि घर से लेके स्कूल तक ये पूरा का पूरा सीन डेवलप हुआ है ऑथर के द्वारा। वो पूरे सीन में बताते हुए चलते कि कैसे वो स्कूल की शुरुआत में ही लेट हुए, कि सुबह वो स्कूल की शुरुआत में लेट हुए एंड ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। मतलब देयर बहुत सारे चांसेस थे कि उनको स्कोल्डिंग मिलेगी, मतलब कि उनको बहुत उस बच्चे को, जो बच्चा है, जो इसका एक तरह से हम उसको नरेटर और इसका पेट्रोजनिस्ट है, इसका लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं शायद, वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शक में है, शक के घेरे में है कि उसको डांट पड़ेगी, फॉर श्योर पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो इनसे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स के। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। अब पार्टिसिपल्स का उसको शुरुआती शब्द भी नहीं पता, वो बोलता है कि मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता, और शायद इसी कारण उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो स्कूल छोड़ दे, भाग जाए और घर से बाहर अच्छा समय बिताए पढ़ाई से दूर। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, the birds were chirping at the edges of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। अब ये एक सीन है, एक इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच जो ऑथर यूज़ करते हैं और बताते हैं कि कितना वार्म सिग्निफिकेंस द लव, द अफेक्शन टूवर्ड्स द नेचर। समटाइम बोलते हैं ना, देयर इज़ अ वार्मथ इनसाइड हिज हार्ट। तो वार्मथ का मतलब होता है यहाँ पे कि एक लव, एक अफेक्शन जो नेचर की तरफ ये लड़का शो कर रहा है कि कितना वार्म है, कितना ब्राइट है, और कैसे बर्ड्स आर चीपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, कि कैसी लकड़ी, जो पेड़ है उसके तने पे चिड़िया बैठी हुई और अपनी मधुर आवाज़ से गा रही हैं। दैट चिरपिंग इज यूज्ड एज अ मेलोडियस सॉन्ग विच अट्रैक्ट्स द पीपल टुवर्ड्स इट टू एंजॉय द सूदिंग इफेक्ट ऑफ इट। तो बर्ड्स जो है एक सूदिंग इफेक्ट डाल रही हैं उस बच्चे के ऊपर, ताकि वो, तो इसलिए उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना स्कूल को छोड़ के, स्कूल को बंक करके मैं बाहर भाग जाऊं और इस पूरे नेचर का एक क्या बोलते हैं, नेचर का जो एक गिफ्ट है उसको एंजॉय कर सकूं। ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स फॉर ड्रिलिंग। अब जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द अपकमिंग वॉर, या फिर जो वॉर चल रही है उसके लिए वो प्रैक्टिस कर, दे आर ड्रिलिंग आउटसाइड। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन वार्म है, ब्राइट है, बर्ड्स चिप कर रही हैं, और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो बच्चा बाहर जाकर इंजॉय करना चाहता है, ना कि स्कूल जाकर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। एज आई टोल्ड यू कि ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लगती हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं एज कम्पेयर टू गोइंग स्कूल एंड स्टडिंग पार्टिसिपल्स एंड ऑल दैट। ये उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उसके लिए उतना ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं है जितना ये सारी चीज़ें हैं, द थिंग्स मेंशन्ड अबव। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल। वो बोलता है कि फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इस चीज़ को रेजिस्ट कर सकूं, अपनी इस सोच को रेजिस्ट कर सकूं और स्कूल जाऊं, और जल्दी स्कूल जाऊं। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer,
and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? यार जैसे ही वो पास होता है वो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड का मतलब इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल के कॉरिडोर पे चल रहे हो और कुछ नोटिस आई है। नोटिस कहाँ पे होती है? एक बोर्ड होता है, दैट बोर्ड इज़ नोन एज नोटिस बोर्ड। और जो बोर्ड टाउन हॉल में होता है, जो कि टाउन रिलेटेड या स्टेट रिलेटेड या कंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपहोल्ड करता है, उस बोर्ड को हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। बुलेटिन इज अ वर्ड ऑफ मीडिया और प्रेस। ये एक तरह से प्रेस और मीडिया का वर्ड है बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है फास्ट एंड इम्पैक्टफुल न्यूज़। तो एक तरह से एक फास्ट और इम्पैक्टफुल न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पर है जिसको सब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत एक सिचुएशन बताई गई है वॉर की, कि कैसे एक वॉर इम्पैक्ट करती है कॉमन पीपल के ब्रेन में। वो कहता है उसके दिमाग में ये भी नहीं है, ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि वो बुलेटिन बोर्ड के पास जाके देखे, क्योंकि उसको पता है कि शायद कोई ना कोई गलत न्यूज़ फिर आई होगी। क्यों आई होगी? देर आर पॉसिबल रीजन्स, जो कि ऑथर बताते हैं कि द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब कि जितनी भी न्यूज़ आई हैं रिगार्डिंग देयर स्टेट, रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, मदरलैंड, सारी उसके खिलाफ आई हैं। हर बार गलत हुआ है। या तो जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके कुछ विद्रोहियों के द्वारा, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कोई बैड न्यूज़ आई है। कुछ ना कुछ हर बार घटा है जो कि उनके हित में नहीं आया। तो इसीलिए वो बोलता है कि विदाउट एनी सिंगल चांस, बिना कुछ सोचे समझे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अब फिर से क्या हो गया, अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, सब गलत हो रहा, अब क्या हुआ, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। Then I hurried by fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, bub. You will get to your school in plenty of time." Then I hurried by as fast as I could. वो बोलता है कि फिर मैं वहाँ से भागा, मैं वहाँ से तेज निकला जितना मैं चल सकता था। As I could go. The blacksmith watcher who was there, वो बोलता है कि वहाँ पर ब्लैकस्मिथ भी थे, वॉचर भी थे। ब्लैकस्मिथ आई थिंक लोहार होता है, एंड वॉचर आई थिंक रिलेटेड समथिंग उसी से होगा। Who was there with his apprentice. Apprentice का मतलब होता है tools. Like for us, we are students. So what are apprentice for us? Our pen, our books, our notebooks, these all are the apprentice for us, tools of profession. तो एक तरह से अपने apprentice के साथ वो खड़े हुए हैं सारे के सारे लोग। मतलब एज यूजुअल हमने मूवीज़ में भी देखा है कि कैसे एक पूरे का पूरा एक गाँव है और सडनली कुछ लोग आते हैं या कुछ डाकू आते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ घोषणा करते हैं, और सभी लोग अपना काम छोड़ के अपने हाथ में टूल्स लिए हुए हैं अपने। जैसे लोहार है तो हाथ में कुछ लिया है, अगर मैकेनिक है तो पानी लिया है, और वो लोग उस न्यूज़ को सुन रहे होते हैं। इन दैट सेम ऑर्डर, इन दैट सेम मैनर, ठीक इसी तरह वहाँ पर जो सभी लोग खड़े हुए हैं वो अपने टूल्स, अपने सारी चीज़ें लेकर उस बोर्ड की तरफ उनका ध्यान है कि यार अब क्या हुआ, अब क्या होने वाला है और कितना ही बुरा हो सकता है उनके साथ। हाँ, वो उन्होंने मेरे को बुलाया। डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बब मतलब चाइल्ड या लाइक समथिंग। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो बोलता है कि इतना जल्दी मत चलो, तुम अपने स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड आई रीच्ड मैम हनीस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। उसको लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। समटाइम्स ये होता है ना कि कोई कुछ बोल रहा है, हम उसको एक तरह से सरकास्टिक वे में लेते हैं, या कई बार हमको लोग सरकास्टिक टोन में ही बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि अच्छा देख लेते हैं तुम कितना पढ़ते हो, तो देख लेते हैं तुम कितना पढ़ते हो, तो एक तरह से एक सार्कास्टिक टोन है। तो उसको यही लगा कि ये एक सार्केज़म है जो ये मेरे ऊपर थ्रो कर रहे हैं और मेरा मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बावजूद सब टालते हुए पहुंचता है और बस पहुंच ही गया। क्योंकि जो एम हैमिल थे, जो उसके टीचर थे, उन्होंने स्कूल के पास या स्कूल के सामने या अगल बगल, या एक तरह से बोलूँ कि उसका जो एक तरह से यार्ड था, आंगन था, वहाँ पर उसने एक छोटा सा गार्डन बना रखा था, वो वहाँ पर पहुँच चुका है। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks.
यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, यूजुअली मतलब रोजाना तौर पर या आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट भसल, भसल मतलब आपाधापी हो गई या भसड़ जो बोलते हैं हम लोग, कि ग्रेट भसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती है। यूजुअली तुम देखना जब भी हम लोग स्कूल में होते हैं और टीचर नहीं है क्लास में, तुम बाहर चले जाओ, बाहर जहाँ पे असेंबली होती, कितना ज़्यादा शोर होता है, समझ में आता है हमारी क्लास है। तो इन दैट सेम मैनर कि जैसे स्कूल शुरू हुई, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, कोई रूलर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, the teacher's great ruler rapping on the table। अब देखो ये बहुत प्यारा एक इमेजरी बनाया गया, बहुत प्यारी सिचुएशन गढ़ी गई है थ्रू द फ्रेमवर्क देखो ऑथर का। उन्होंने क्या बोला, इसको इमेजिन करो एक बैंड की तरह, कि कैसे कैसे जब हम लोग एक शो हो रहा है उसमें हमने एंटर किया तो हमको पता चलता है, काफ़ी दूर से ही पता चलता है कि यार यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है, यहाँ पर बैंड है, क्योंकि हमको उसकी आवाज़ आती है। तो उसी तरह समझो कि एक तरह से एक पूरी क्लास में एक बैंड चल रहा है और हमको वहाँ से दूर से ही उस बैंड की आवाज़ आ रही है, जिसके सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरस में गा रहे हैं। और कोरस मतलब रिपीटेड इन यूनिसन, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यूनिसन मतलब दे आर रिपीटिंग समथिंग, दे आर लर्निंग समथिंग, रोड लर्निंग टाइप। बहुत तेज और अपने कानों पर हाथ रखे हुए हैं ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। कोशिश करो, दिमाग में जोर डालो कि जब हम छोटे में पढ़ते थे तो ऐसे कान में हाथ रखते थे। फॉर एग्जांपल हम क्लास में घुसे, टीचर बोला जी पूछेंगे, हम अपने कान पे हाथ रखते थे और फिर उस चीज़ को बार बार पढ़ते थे ताकि वो याद हो जाए। एंड वी यूज्ड टू डू दैट कि पीछे से कोई आवाज़ ना आए, ताकि हम अपने कान पर हाथ रखते थे और फिर उस चीज़ को याद करते थे, ये कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये वही पूरी कहानी यहाँ पर गढ़ी गई है कि कैसे हो रहा है। और hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, और जो टीचर है इज रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब रैपिंग मतलब तो वेरी फास्ट, स्केल बहुत तेज वो मार रहे हैं टेबल पे ताकि सारे बच्चे शांत हो जाए। ही इज रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। वो बोलता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट माई डेस्क। वो सोचता है कि यार कितने सारे फैक्टर्स होंगे या कितने सारे चांसेस होंगे जो मेरे डेस्क तक जाने से रोक सकते हैं, या जो रोक सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से चांसेस होंगे जिनसे मैं बचकर चला जाऊं अपने डेस्क पर बिना किसी की नज़र पर आए हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। समझो यूजुअली क्या होता है, शोर शराबा, बच्चे रट रहे हैं, कोई लड़ रहा है, टीचर रूलर मार रहा है, ये सारी चीज़ें यूजुअली होती हैं। पर आज कुछ अलग ही है। आज ना शोर हो रहा है, ना बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, ना ही रूलर डेस्क पर पढ़ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग है आज के दिन बाकी दिनों के मुताबिक। तो बोलते हैं, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि शायद ये संडे मॉर्निंग है, मतलब ऐसे कि यार शायद ये संडे मॉर्निंग है, ऐसा लग रहा है मेरे को यार संडे मॉर्निंग है, कोई शोर नहीं, सब कुछ स्टिल, एकदम शांत। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वो विंडो से देखता है, हम तो कॉरिडोर में आते हैं ना, हम लोग विंडो में देखते हुए वॉशरूम जाते हैं, सो विंडो में सबको झांकते हुए जाते हैं टीचर को मजे लेते हुए। तो विंडो से देखता है कि थ्रू द विंडोज़ के सारे जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और जो एम हैमिल हैं वो आगे पीछे अपनी आयरन रूलर को लेकर चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। वो बोलता है कि मुझे डोर खोलना पड़ेगा, सबके सामने से होते हुए अपने टेबल पर जाना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब तुम इमेजिन करो कि एक क्लास है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं वहाँ पर, जिनको तुम पसंद करते हो वो बैठे हैं, कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता वो भी बैठे हैं, हर तरह के लोग अंदर बैठे हैं, और तुम लेट हो, या ऐसे समझो कि कुछ पनिशमेंट मिली थी अब तुम्हारे, तो सब एक आशा से देखेंगे बंदा आ रहा है, लेट हुआ, कुछ हुआ। तो एक तरह से एक एम्बैरसिंग मोमेंट, एक ह्यूमिलिएशन फील होती है जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं। तो बोलता है कि सोचो मैं कितना ब्लश्ड और कितना फ्राइटेंड रहा हूँगा
इस चीज़ को सोच सोच कर कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा, सबके सामने, टीचर के सामने, बच्चों के सामने, वो भी एक बड़ी वियर्ड सिचुएशन भी है आज कि यूजुअली शोर नहीं हो रहा, आज यूजुअली शोर नहीं हो रहा और आज शोर नहीं हो रहा, यूजुअली होता है. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." अब यहाँ पर खुलासा होता है कि उस बच्चे का नाम क्या है. बच्चे का नाम है फ्रांस. अब देखो, फ्रांस मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे लगता है, ये जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर की एम्फेसिस को, इस ऑथर की माइंडसेट को समझाता है कि उन्होंने इस बच्चे का नाम भी कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज से इंस्पायर होकर लिया, फ्रांस. तो उन्होंने एक नाम लिया फ्रेंड्स. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बीच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat. वो बोलता है कि आई जम्प्ड ओवर माई बेंच. जम्प्ड मतलब एज सुन एज पॉसिबल, उतना तेज मैं गया और अपनी बेंच पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. वो बोलता है कि तब तक मैंने नहीं देखा था कि जो हमारी टीचर है ना, और टीचर मिस्टर हैमिल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है. हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो बोलते हैं कि बहुत प्यारी फ्रिल्ड शर्ट है. मतलब बेसिकली आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रिल्ड, बट मे बी इट्स क्वाइट ना, कुछ एक तरह की नकाशी वगैरह टाइप, फ्रिल्ड टाइप शर्ट. एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक ब्लैक सिल्क की कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, सुने हम लोग एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. क्या होता है कि हम लोग जैसे एक रुमाल है, उसको एक लकड़ी का गोल का कुछ होता है, फिर उसमें फंसा के हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसको बोलते हैं ना, कुछ रुमाल वगैरह में डिज़ाइंस, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी. तो बोलते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो एक यूनिक और है ना, एक यूनिक और डिफरेंट वेशभूषा जो आज थी, जो भी था, एक पूरा फैशन जो उन्होंने आज लिया था, वो कहीं नहीं पहनते थे, कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट जब भी इंस्पेक्शन, मतलब बाहर से अगर कोई स्कूल में इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं या फिर कोई ना कोई ओकेजन है, फॉर एग्जांपल प्राइस डेज हैं, उसी दिन पहनते थे. अब यहाँ से कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है कि एग्जैक्टली रीजन क्या है उन सब चीज़ों का जो आज बहुत डिफरेंट है यूजुअल. Never wore except on inspection and price days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. वो बोलता है कि सारी की सारी स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों है, इतना शांति और इतना, मतलब शांति का क्या बोलते हैं, शांति का माहौल. सोलम मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन होता है ना, काइंड ऑफ अ डिवाइन, या फिर मैं बोलूँ बड़ी सीरियस. सोलम मतलब तो बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल है आज का. So strange. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosher है, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster. बोलते हैं कि पीछे एक ओल्ड हॉशर बैठे हुए हैं, मतलब एक बूढ़ा आदमी है पीछे बैठा हुआ है, with his three-cornered hat. समझो, 3 कॉर्नर की हैट होती है, अजीब सा शेप होता है उसका, ट्रायंगुलर शेप टाइप हैट. एंड फॉर्मर मेयर महापौर बैठे हैं, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, several other besides. Everybody looked sad and Hauser had bought the old Prima समझते हो, एक तरह से एक डिवाइन बुक, या मैं ऐसे कहूँ कि उनकी फ्रांस की ऑफिशियल बुक. जैसे हमारी संस्कृत को जो डेडिकेट करी वो गीता, भगवत गीता है यार, जो भी पर्टिकुलर रिलीजियस से बुक्स बिलोंग करती हैं, वो उस पर्टिकुलर रिलीजन की नेटिव लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक ओल्ड प्रिमर लेके आए हैं, छोटी सी, एंड थम्ड एट द एडजस एंड ही हेल्ड इट ओवर हिज नीज. अब सोचो, थम्ड एट एडजस, ये वही फ्रेज है जो शुरू में था. थम्ड मतलब उन्होंने एज से उसको पकड़ा हुआ है, थम्ड. ही यूज्ड टू थम्ड द बुक एट द एडजस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. वो ऐसे पकड़े हुए, अपने हाथ में उस किताब को पकड़े हुए और अपनी टूनियों पर रखे हुए हैं, अपनी नीज पर उसको रखा हुआ है. thumbed the edges and held it open on his knees and his great spectacles lying over the pages. वो बोलते हैं कि उसके जो great spectacles, great का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे ग्रेट स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है? ग्रेट स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है जैसे ओल्ड पीपल होते हैं तो उनका बाईफोकल लेंसेज बनते हैं। बाईफोकल मतलब दोनों तरह के, बहुत हैवी सा चश्मा होता है, बहुत हैवी सा, बताता है कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, इस चश्मे की। तो बोलते हैं उसको जो हैवी लेंसेज हैं वो पेपर, उस जो पेज है उस ओल्ड प्राइमर के उस पर गड़ी हुई हैं, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। While I was wondering about it all, Amhamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, वो बोलते हैं कि मैं ये सब सोच ही रहा था, सोच सोच के परेशान ही था। तभी जो एमहेमल हैं वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। माउंटेड मतलब सेटल डाउन। वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं और उसी भारी और जेंटल टोन पे, मतलब थोड़ी भारी है, जेंटल मतलब थोड़ा सा एक तरह से आदर्श तरीके में नहीं बोलते और बच्चों, प्यारे बच्चों ऐसे करके, तो बोलते हैं कि जेंटल टोन में बोलते हैं कि माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बोलता है मेरे बच्चों, हो सकता है कि ये लास्ट लेसन हो जो मैं आपको दूं। अब देखो यहाँ पे हमको पता चलता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ चैप्टर, टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या था? द लास्ट लेसन, ये वही एक चीज़ है, लास्ट लेसन ये वही एक फ्रेज़ है जिसने इस पूरे चैप्टर को गढ़ा। सारे के सारे आदमी जो नहीं होते, गांव के पुराने लोग पीछे बैठे हुए, क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेसन हो सकता है। सारे के सारे लोग, सारे के सारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं, एमएमएल भी शांत है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेसन हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को जो टाइटल द लास्ट लेसन, उसका सिग्निफिकेंस, तो ये वही पैराग्राफ है, चाहो तो आप टिक कर लो, ये वही पैराग्राफ है जो आपको इस चैप्टर के टाइटल की सिग्निफिकेंस को समझा देगा कि जो कुछ भी स्ट्रेंज घट रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए घट रहा है कि चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर या जो लेसन है, इस पर्टिकुलर एक लैंग्वेज फ्रांस को जो लेसन है ये आज लास्ट हो सकता है। There are great possibilities and probabilities that this chapter is going to be a last chapter of their whole life. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें घट रही हैं। The order has come from the Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. बोलते हैं कि यार एक बाहर से एक वो आया है, एक ऑर्डर आया, एक दिमाग में जो डालो, बुलेटिन जो बोर्ड था, कनेक्टिविटी देखो ऑथर की, जो बुलेटिन जो बोर्ड था उस पर जो इन्फॉर्मेशन थी जिसको इसने नहीं पढ़ा था, फ्रांस ने वहाँ से जल्दी उसको थी स्कूल आने के लिए, यही वो न्यूज़ थी जो उसने नहीं पढ़ी। और कहीं ना कहीं ऑथर ने एक तरह से एक बहुत ही क्रिएटिव इंटरेस्ट और एक क्रिएटिव सस्पेंस क्रिएट किया, बहुत ही प्यारा सस्पेंस क्रिएट किया बुलेटिन बोर्ड की बात को रिवील ना करके। उस चीज़ को उन्होंने रिवील नहीं किया और यहाँ पर रिवील किया। इसको बोलते हैं कि किस तरह उन्होंने क्रिएटिव वे में चैप्टर को स्ट्रेंथ दिया और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। एक तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी को लिखने का, कि कैसे उन्होंने उस चीज़ का सस्पेंस क्रिएट किया और उस सस्पेंस को यहाँ पर रिवील किया। तो बोलते हैं कि ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेज एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेक्चर, आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। वो बोलते हैं कि कल तुम्हारा जर्मन टीचर आएगा। कहाँ से? आल्सेज और लॉरेन से। वो बोलते हैं कि आल्सेज और लॉरेन में पढ़ाने के लिए वो आएगा। अब देखो यार, एक तरह से आल्सेज और लॉरेन हो सकता है, आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट इट, कि मैंने रिसर्च नहीं की है। हो सकता है कि जो आल्सेज और लॉरेन हैं ये वो कोऑर्डिनेटेड स्टेट्स हों जो एक तरह से वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर होती है ना, तो वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो क्या था, बहुत सारी स्टेट्स ने एक कंबाइंड यूनाइटेड स्टेट्स बनाए थे और सब ग्रुप्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। और सब स्टेट्स जो थे, जैसे जर्मनी थी, इनका अपना किसी के साथ कोएलिशन था, गठबंधन था, वहाँ से लड़ाई करते थे। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ वैसा ही हो। स्कूल्स ऑफ ऑल्सेज एंड लॉरेन। तो बोलते हैं कि लास्ट लेसन है फ्रेंच का, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर क्लैप दैट वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब समझते हो, हवा में चांटे पड़ रहे हैं उसको, हवे में चांटे पड़े। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया इस चीज़ को सुन के कि उसको मानो लगा कि हवे ने चांटे मारे हों उसको। ओ द wretches that was that they put upon the town hall my last French lesson। देखो मैंने बताया था ना कि that was that put on at the last put at the town hall, यही चीज़ थी जो टाउन हॉल में थी, उन्होंने रिवील किया ऑथर ने। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there. Then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the stars,
My books that had seemed such nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamil too, the idea that he forget all about his ruler and how cranky he was. वो बोलता है कि यार ये फ्रेंच लेसन लास्ट क्यों हैं, अभी तो मेरे को बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से लिखना भी नहीं आता। वो बोलता है कि मेरे को इतनी अच्छे से लिखने भी नहीं आता फ्रेंच, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसको अब कभी पढ़ूंगा नहीं। मतलब एक तरह से उसको रिग्रेट है कि यार मैं अपनी ही लैंग्वेज को लिखना नहीं जानता और कल से शायद मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज का एक पार्ट भी ना रहूं। आई मस्ट स्टॉप देयर। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। वो बोलते यार मैं कितना ज़्यादा मतलब वो बोलते कितना रिग्रेट फील कर रहा है, मतलब फ्रांस अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है हम तक कि क्यों मैं अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा, क्यों मैं चिड़ियों के एग्स को देखने गया, क्यों मैं सार्स पे स्लाइड करता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम सच न्यूजन्स ऑफ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस। वो बोलता है कि सारी चीज़ें, सारा का सारा जो सिलेबस था, देखो इसने यहाँ पर अपने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है और एक तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में निकलेगा कि किस चीज़ से वो ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बिहाइंड द रिग्रेट ऑफ मिस्टर लिटिल फ्रांस, नॉट मिस्टर लिटिल फ्रांस। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो रिग्रेट का कारण है फ्रांस के। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, कि वो चिड़ियों के अंडे देखने जाता था, सार्स पर स्लाइड करता था, मे बी सार मतलब कुछ झरना वगैरह होगा, ढूंढो। माई बुक्स दैट हैड सीम सच न्यूजन्स ऑफ वाइल अगो, बोलता है कि माई बुक्स दैट हैड सीम सच न्यूजन्स ऑफ वाइल अगो, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा बोझ थे, इतने ज़्यादा परेशान करते थे। मेरी ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, मेरे साइंस की हिस्ट्री, माई वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ आई कुडंट गिव अप। वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं कभी छोड़ देना चाहता था, आज मेरे से छूट क्यों नहीं रही। एंड एम हेमिल टू बोलते हैं कि the idea that he was going away and I should never see him again made me forget all about his rule and how cranky he was। बोलते हैं कि कैसे वो सन की मास्टर, जो हमारी जो सन की टीचर थे, ये आज मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं क्योंकि कल से मुझे मिलेंगे नहीं। तो सोच रहा है कि यार ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं जो आज से पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और वो सोच रहा है कि क्यों मैं उन चीज़ों को नकारता रहा और आज उस चीज़ से जूझ रहा हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज खोने वाला हूँ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। वो बोलता है कि यार पुअर मैन, एक तरह से ये एक्सक्लेमेशन है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक तरह से ये एक्सक्लेमेशन है कि पुअर मैन मतलब एक लाचार है ना, एक बोलते हैं ना बेचारा, तो एक काइंड ऑफ वो बेचारे वाली फीलिंग वो दे रहा है उसको कि बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन को इज्जत देने के लिए, अपनी लास्ट लेसन को इज्जत देने के लिए, है ना, जो उसका लास्ट लेसन है उस चीज़ को एक तरह से ऑनर देने के लिए, दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। वो अपने बहुत मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी चीज़ से जुड़े हो और आपको पता है कि ये चीज़ कल से शायद ना मिले, तो आप उस चीज़ में बेस्ट करते हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो गाना हो, कुछ भी हो। जैसे अगर आपको पता है कि कल ये चीज़ नहीं मिलने वाली, आज ही बनी है, तो आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम कर पाओ, है ना। तो एक तरह से आप उस चीज़ का आदर करते हो। तो क्योंकि वो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ टाइम फ्रेंड्स पढ़ाई, इस लैंग्वेज को दिया, तो उस चीज़ को एक तरह से ऑनर देने के लिए, वो अपनी बेस्ट अटायर में आए हुए हैं। बेस्ट अटायर मतलब वेशभूषा, बेस्ट अटायर में आए हुए हैं। और अब वो समझा, नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर in the back of the room. It was because that was sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing the respect for the country that was theirs no more। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है कि एम हैमिल कितने पुराने टीचर हैं, 40 years, मतलब फॉर 4 decades, 4 दशकों तक उन्होंने इस अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें गेन किया, अपनी लाइफ, अपना नॉलेज, एवरीथिंग, अपना हार्डवर्क, सब कुछ उन्होंने इस लैंग्वेज को दिया। और आज वो उनके लिए एक तरह से बहुत हैवी है कि उस चीज़ को कैसे छोड़ दें।
अब उसको समझ में आता है कि वो जो सारे लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद एक अपॉलॉजी शो करते हैं फ्रांस अपनी लैंग्वेज की तरफ। वो भी एक रिग्रेट शो करते हैं कि क्यों वो स्कूल नहीं गए। हो सकता है अगर वो स्कूल जाते अपनी लैंग्वेज को और समझते तो एक बहुत क्या बोलते हैं प्रोफेशनल या कहूँ कि विद्वान, बहुत अच्छा विद्वान होता, कोई ना कोई तो विद्वान होता अपनी लैंग्वेज को, जो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखता। पर ऐसा नहीं हो सका। तो अपनी रिग्रेट शो करने के लिए, अपने रिग्रेट्स को शो करने के लिए वो वहाँ पर पीछे आए हुए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये आज के लिए इनफ होगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। सो ये पार्ट 1 होगा जिसमें हमने डिस्कस किया कि मतलब एक तरह से आप सोचो कि ये जितना भी था, जो भी ये पैराग्राफ थे सारे के सारे, यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पेज, दिस फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, then second page, then third page, and this fourth page up to first paragraph। ये जो सारे है ना, सारे के सारे जो भी हैं पॉइंट्स हैं, जो भी है, ये आपके उस सीक्रेट को रिवील करते हुए चल रहे हैं ऑथर। तो यहाँ तक ये एक ही पूरा सीन है जो चला है। इसके बाद अब नया सीन शुरू होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बहुत अच्छा है चैप्टर ये, मतलब काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पर इससे भी अच्छे चैप्टर हैं आगे आएंगे। और याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने चैप्टर से कीवर्ड्स कैसे छांटते हो। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं अपने टाइम पे क्या करता हूँ, अपने टाइम पे क्या करता था कि कीवर्ड्स को छांटता था। जैसे यहाँ पर मुझे मिला कि हमने कितना काम किया, 4 डिकेड्स, तो मैं 40 ईयर्स को 4 डिकेड्स, तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो मेरे आंसर्स में इम्पैक्ट लाएंगे, एक स्टेबिलिटी लाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर इन ऑर्डर टू फ्रेम द आंसर्स। क्योंकि आप आंसर फ्रेम करते हो, आप अपनी यूजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हो, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आता। पर जब आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो तो एक यूजुअल इम्पैक्ट आता है। जैसे फॉर 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, 40 साल के लिए उन्होंने काम किया, ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरह का बूस्ट देते हैं आपके पूरे आंसर्स को। सो इसका सेकेंड पार्ट हम लाएंगे। एंड सेकेंड जो पार्ट है ये यहीं से शुरू होगा, फ्रॉम व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। एंड थैंक यू so much।